गुड इवनिंग एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। और मैं आशा करता हूं कि आपने अभी तक जितना पढ़ाया होगा, जो टॉपिक मैंने पढ़ाया अभी तक, होप आप एनसीईआरटी से सारा लाइन टू लाइन रीड किए होंगे। क्योंकि अगर आप रेगुलर नहीं करेंगे इन चीज़ों को तो आपको बेनिफिट नहीं मिल पाएगा अल्टीमेटली। ठीक है, तो इन शॉर्ट मैं कहना चाहता हूँ कि जो पीछे पढ़ाया जाता है उसको डेली के डेली 15 to 20 मिनट टाइम दीजिए, एनफ है। मेरा टॉपिक इससे ज़्यादा का नहीं होता है। फास्ट रीडिंग लगाना है, पहला रीडिंग स्लो होना चाहिए, उसके बाद सारे रीडिंग फास्ट होना चाहिए। अंडरलाइन अपने अकॉर्डिंग कीजिए चीज़ों को, और क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आप कर सकते हैं। ठीक है, उससे आप अपने आप को एनालाइज कर पाएंगे कि आप कितना गेन किए हैं। ओके, ठीक है। तो लास्ट लेक्चर में हमने ड्रग्स एंड अल्कोहल अब्यूज स्टार्ट किया था, और लगभग मेन जो 3 ड्रग्स थे हमने पढ़ा था। जो 3 ड्रग्स थे, क्वेश्चंस वहां से ज्यादा आते हैं। उसके बाद जो भी टॉपिक है थ्योरेटिकल है, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट इनकरेक्ट स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन अब आएंगे। वहां से डायरेक्ट क्वेश्चन बनता था कि एक क्वेश्चन दिया हुआ है, 4 ऑप्शन उसके रहेंगे टू दी पॉइंट कि ये ड्रग्स का रिसेप्टर कहाँ कहाँ है। ऑप्शन ABCD आपको एक टिक करना है। ठीक है, तो जल्दी से मैं 1-2 क्वेश्चंस करा दे रहा हूँ, उसे आप रिवीजन कर लेना अपना कि हाँ आपको याद है भी नहीं, क्रॉस चेक कर सकते हो। तो 3 ड्रग्स हमने कौन कौन से पढ़े थे? पहला ओपियोइड्स या फिर अफीम हिंदी में बोले तो। सेकेंड वन इज कैना वैनोइड्स, एंड थर्ड वन इज कोकीन या फिर कोका अल्केलॉइड्स। इसमें हमेशा कंपैरेटिव स्टडी करना होता है। कैसे कि इसके कॉमन नेम क्या क्या है। पहला तो ये होगा कि भाई इसका कॉमन नेम क्या क्या है, इसके सोर्स ऑफ ओरिजिन क्या है, कॉमन नेम इसके क्या है, ये आप ध्यान रखोगे। उसके बाद इसके ओरिजिन ऑलमोस्ट ये सारे के सारे फ्लावरिंग प्लांट से होते हैं। ठीक है, सारे के सारे फ्लावरिंग प्लांट्स। और एनसीईआरटी में एक लाइन भी तो है कि मोस्ट ऑफ द ड्रग्स, दिस ड्रग्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम फ्लावरिंग प्लांट। मोस्ट पूरा नहीं होता है, क्यों? उसका एक्सेप्शन है कौन सा था? मतलब जो एनसीईआरटी में दिया हुआ है LSD। LSD किससे होता है? फंगस से ऑब्टेन्ड होता है। तो इसलिए मोस्टली मोस्टली यहाँ पे होगा किससे आता है? फ्लावरिंग प्लांट से आता है। क्लियर है? अब इसके बाद कॉमन नेम के बाद उसके रिसेप्टर बॉडी में कहाँ कहाँ होते हैं? रिसेप्टर्स इन बॉडी। रिसेप्टर्स इसके कहाँ कहाँ होंगे? तो ओपियोइड्स के कहाँ कहाँ होते हैं? CNS में होते हैं। और कहाँ पे होते हैं? GIT में होते हैं, GIT में होते हैं। ठीक है, ये इसका हो गया। इसका कहाँ पे होता है? ब्रेन में बताया गया है। ठीक है, और इसके बाद फिर इसका इफेक्ट बॉडी पे क्या क्या इफेक्ट है, बॉडी को स्लोज कर रहा है, इन्हांस कर रहा है, कौन कार्डियोवास्कुलर में यूज होता है। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग कंपेरेटिव तीनों का स्टडी जब भी करेंगे एक साथ करेंगे। ठीक है, तो ये तीनों से आप अपने आप को चेक कर लेना कि आपको कितना चीजें याद है। इसके बाद एनसीईआरटी में कुछ और ड्रग्स के नाम हैं जिसके बारे में आपको जानना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चंस वहां पे भी आ सकते हैं। ठीक है, उसके बाद तीनों के बाद एक पॉइंट ध्यान रखना कि आजकल जो कॉमन ड्रग्स अब्यूज बहुत कॉमन हो चुका है, स्पेशली यहाँ तक कि स्पोर्ट्स पर्सन के द्वारा होते हैं। तो आपने एक एग्जांपल मैं देता हूँ आपको, जैसे कि ओलंपिक गेम जब भी होता है तो बहुत सारे प्लेयर, लगभग मैक्सिमम का क्या होता है? डोप टेस्ट होता है। डोप टेस्ट में क्या होता है कि अगर कोई स्पोर्ट्स पर्सन है, वो किसी ड्रग्स को यूज किया होगा, इंट्रावीनस ले सकता है, जैसे भी ले सकता है, तो उसके बॉडी में उसकी अमाउंट प्रेजेंट होगी। ठीक है, वो क्यों लेता है? अपने बॉडी के एनर्जी परफॉर्मेंस को एनहांस करने के लिए, ताकि वो ज़्यादा एग्रेसिव हो, ज़्यादा एनर्जाइज हो। ठीक है, तो उसको पकड़ने के लिए डोप टेस्ट होता है। ठीक है, डोप टेस्ट होता है, जिसमें अगर इसमें प्लेयर पकड़ा जाता है तो उसे बैन कर दिया जाता है। ठीक है, उस पर एक्शन होती है। ठीक है, तो ये आउट ऑफ सिलेबस है, ये उतना काम, बट हाँ जनरली जनरल नॉलेज के लिए आप इसे ध्यान रख सकते हैं। उसके बाद 3 ड्रग्स एनसीईआरटी में दिया हुआ है। कौन कौन सा ड्रग्स है? बार्बिट्रेट्स, एम्फिटामिन्स एंड बेंजोडाइजापीन। जनरली इन सब का यूज हम लोग क्यों पढ़ते हैं? ऐसा तो है नहीं कि ड्रग्स लेने के लिए हम लोग पढ़ रहे हैं, वो तो अवेयरनेस के लिए हम लोग को जानना चाहिए कि ये मेडिसिनल पर्पस के लिए यूज होता है, बट लोग इसे भी ड्रग्स के फॉर्म में यूज कर लेते हैं क्योंकि इसके बॉडी पे इफेक्ट और साइड इफेक्ट है। तो इनका जनरली हम मेडिसिन में क्यों यूज करते हैं? मेंटल प्रॉब्लम के लिए। जितने भी मेंटल प्रॉब्लम से रिलेटेड मेंटल डिसऑर्डर्स हैं, इंसोम्निया उसमें आ जाता है, और क्या आएगा इसमें, डिप्रेशन आ जाएगा, उनमें ये प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टर करते हैं। उन्हें एम्फिटामिन की टैबलेट मिलती है, बेंजोडाइजापीन,
और बार्बिट्रेट्स, इन्हीं सब की कॉम्बिनेशन की मेडिसिन मिलती है। तो ये जनरली आप देख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद एक यूज दिया हुआ है मॉर्फिन का, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। मॉर्फिन के बारे में 2 पॉइंट दिया हुआ है। क्या मॉर्फिन जो है ये एक बहुत अच्छा पेन किलर है। तो क्वेश्चन बनता है कि क्या अगर मेरे बॉडी में कहीं पेन हो रहा है, नॉर्मल पेन जो हेडेक वगैरह होता है, तो क्या हम उसमें मॉर्फिन ले सकते हैं? इसका आंसर है, ध्यान से सुनिएगा, नेवर, नो, NO, नो। मॉर्फिन को हम जनरल पेन किलर के फॉर्म में नहीं ले सकते हैं। ये बात का ध्यान आपको रखना होगा डेली लाइफ में। ऐसा मत बोलना कि सर ने पढ़ाया था पेन किलर है तो मॉर्फिन दे दिए, ये फेटल हो सकता है, जान भी जा सकती है। तो इसका यूज करते क्या है? सर्जरी में जो पेन होती है, सर्जरी में हैवी सीवियर पेन, तो सर्जरी में हम लोग इसका यूज करते हैं, ठीक है। इफेक्टिव सेडेटिव और पेन किलर है, ठीक है। तो नॉर्मल पेन किलर ये नहीं है, इतना आप ध्यान रखना, ओके। अब इसके बाद एनसीईआरटी में जो आगे दिया हुआ है, किसके बारे में दिया हुआ है? स्मोक के बारे में, ठीक है, टोबैको के बारे में, ठीक है। टोबैको मैं पहले ही बता चुका हूं, वन ऑफ द टोबैको सबसे पहले ओरल कैंसर करता है। सबसे पहले ये बताओ टोबैको से क्या ओरल कैंसर होगा? लंग्स कैंसर, बहुत सारे कैंसर टोबैको से हो सकते हैं, पहले मैं बता देता हूँ। टोबैको अगर च्यू कर रहे हैं तो ये ओरल कैंसर हो सकती है। टोबैको अगर स्मोक कर रहे हैं तो कहाँ पे जाएगी? लंग्स के पास, तो लंग्स कैंसर हो सकता है, ठीक है। उसी तरह से ये यूरिनरी पाथवे में भी तो यूरिनरी सिस्टम से रिलेटेड, जैसे प्रोस्टेट कैंसर हो सकता है, यूरेथ्रल ट्रैक्ट में कैंसर हो सकता है, तो इट कॉजेज अ लॉट ऑफ कैंसर्स, ठीक है। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि टोबैको से, अब ये इंडिया में आया कब? तो 400 ईयर्स अगो। ये स्टेटमेंट में आपको पूछेगा, 400 ईयर्स से ये प्रैक्टिस हो रहा है इंडिया में टोबैको, ठीक है। अब टोबैको का जो एक कंटेंट मैं बताऊंगा, टोबैको का जो एक कंटेंट है क्या है? निकोटीन, ठीक है। इट कंटेन केमिकल, इट कंटेन अ केमिकल नोन एज निकोटीन। इस पे क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है कि निकोटीन है क्या? निकोटीन, और निकोटीन क्या है? एन अल्केलॉइड्स, अल्केलॉइड्स। निकोटीन इज ए अल्केलॉइड्स। ये आज का सबसे वन ऑफ द हॉट क्वेश्चन है कि टोबैको में क्या प्रेजेंट होता है? निकोटीन प्रेजेंट होता है, और निकोटीन क्या है? एक एल्केलॉइड्स है, ठीक है। अब टोबैको का मैकेनिज्म हम लोग अगर समझे तो, ठीक है, टोबैको लेने पे एक्चुअली होता क्या क्या है? तो टोबैको जो टोबैको में क्या प्रेजेंट है, देखो यहाँ पे एक फ्लो चार्ट अपन टोबैको, टोबैको में क्या प्रेजेंट है? निकोटीन। व्हाट इज निकोटीन? निकोटीन इज एन एल्केलॉइड्स। ये चीजें अगर समझ लोगे ना तो आपको रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बिल्कुल। फर्स्ट पॉइंट इज टोबैको। टोबैको में क्या प्रेजेंट है? निकोटीन। निकोटीन क्या है? एक एल्केलॉइड्स है, ठीक है। तो निकोटीन जो है ना, निकोटीन, तो ये निकोटीन है, ये क्या करती है? स्टिमुलेट्स, स्टिमुलेट्स, किसको स्टिमुलेट करती है? एड्रेनल ग्लैंड को, वहां से निकलता है एड्रेनल एंड नॉन एड्रेनल स्टिमुलेट। ओके, तो हम लोग क्या पढ़ रहे थे? टोबैको के बारे में पढ़ रहे थे कि टोबैको का जो बॉडी पे इफेक्ट है वो कैसे कैसे होता है। तो टोबैको में क्या प्रेजेंट है? निकोटीन, ठीक है, ओके। निकोटीन प्रेजेंट है। निकोटीन क्या है? एक एल्केलॉइड्स है। निकोटीन स्टिमुलेट करती है और रिलीज कराती है ब्लड में किसका? एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन का। दोनों का सेम इफेक्ट है। दोनों क्या करते हैं? ब्लड प्रेशर को इंक्रीज कर देते हैं। क्या करते हैं? ब्लड प्रेशर को इंक्रीज करते हैं, हार्ट रेट को। तो क्या होगा? ये बढ़ेगा तो ब्लड प्रेशर, यानी कि बीपी, ठीक है। बीपी इंक्रीज होगी, बीपी इंक्रीज होगी तो हार्ट रेट, हार्ट रेट भी इंक्रीज हो जाएगी। तो ये पूरा किसका काम करने का फिजियोलॉजी है? टोबैको का। टोबैको ऐसे काम करे। उसी तरह से स्मोकिंग के केस में एक फेमस डिजीज का नाम स्मोकिंग में बताता हूँ, स्मोकिंग एम्फाइसेमा,
एम्फाइसेमा, अगर आपका किस्मत सही रहा तो एम्फाइसेमा पे क्वेश्चन हर एक साल बनता है। कैसे बनता है एम्फाइसेमा पे? क्योंकि ये एक तो यहाँ पे पढ़ना है, यहाँ पे पढ़ना नहीं है, बस नाम दिया हुआ है कि स्मोकिंग से बहुत सारे डिजीज, हार्ट डिजीज हो सकते हैं, लंग्स डिजीज हो सकते हैं, ठीक है, कैंसर्स के डिफरेंट टाइप हो सकते हैं, ठीक है। तो 3 हुआ, उसमें एक क्या है, स्मोकिंग से एम्फाइसेमा हो सकता है। एम्फाइसेमा में क्या होता है कि जो ये जो टॉपिक है ना, यहाँ पे नहीं दिया हुआ, बट फिर भी आप एक बार समझ लो। जो ये एल्वोलाई है, ठीक है, एल्वियो, तो इसका जो सरफेस एरिया है ना, सरफेस एरिया वो क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है, ठीक है। यही क्वेश्चन पूछता है। अब ये कहाँ पढ़ना है, तो रिस्पिरेटरी सिस्टम में, ह्यूमन फिजियो में पढ़ना है। कहाँ पे पढ़ना है ये, ह्यूमन फिजियो में भी थोड़ा सा ही दिया हुआ है और क्वेश्चन भी थोड़ा सा ही आता है, बिल्कुल इजी। एम्फाइसेमा स्मोकिंग से होता है, पहला नंबर, इसमें सरफेस एरिया डिक्रीज हो जाती है। क्लियर है? ओके, ठीक। अब इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक अपना रहेगा वो क्या है, नेक्स्ट टॉपिक एडोलेसेंस, ठीक है। एडोलेसेंस का डिफिनेशन, इसका एज जो है ये मेनली ध्यान रखना है कि ड्रग्स जो एंड ड्रग्स दोनों में क्या रिलेशन है, ठीक है, दोनों में क्या रिलेशन है। तो सबसे पहले एडोलेसेंस पीरियड जो है, ठीक है, एडोलेसेंस का जो पीरियड का कितना बताया गया एनसीईआरटी में, 12 टू 18 ईयर्स। और ये बहुत ज़्यादा प्रोन ईयर्स है। प्रोन का मतलब बहुत ज़्यादा चांसेस है कि इस ईयर में ड्रग्स और अल्कोहल अब्यूज का चांसेस बढ़ जाता है, ज़्यादा होता है। क्यों? ये जो पूरा पैराग्राफ है इसी के बारे में एक्सप्लेन करता है कि ऐसा क्यों। तो ऐसा सबसे पहले बॉडी में चेंजेस आते हैं, पहला हार्मोनल कंडीशन इश्यूज हो सकते हैं। सेकंड, बहुत तरह के सेवरल स्ट्रेस आजकल जो बच्चे लेते हैं, ठीक है, ये हो गया कि बहुत सारे मेंटल स्ट्रेस, फिजिकल स्ट्रेस, एजुकेशनल, बहुत इंपॉर्टेंट ये पॉइंट है कि एजुकेशन अच्छे से नहीं हो रही है, बच्चे डिप्रेशन में चले जाते हैं। और कहीं ना कहीं ड्रग्स का क्या काम है, बॉडी को स्लो डाउन करना, बॉडी को जनरली स्लो डाउन करते हैं या फिर यूफोरिया फील करा। यूफोरिया मतलब फीलिंग ऑफ वेलनेस, हमें अच्छा लगता है, ठीक है। ड्रग्स एंड अल्कोहल का जब यूज करते हैं तो बॉडी क्या होती है फंक्शन, हमें मतलब ज़्यादा मतलब नहीं रहती है चीज़ों से, बिल्कुल स्लो डाउन होते हैं, अच्छा फील होता है, इसी कारण ड्रग्स यूज करते हैं। तो ये जो ईयर है ना 12 टू 18 ईयर्स, ये ज़्यादा चांसेस है कि इसमें एडिक्शन वगैरह ज़्यादा हो जाए। अब 12 टू 18 ईयर्स है तो एडोलेसेंस के बारे में दूसरा पॉइंट ये बताया गया है कि इसको ब्रिज बताया गया, इट इज ब्रिज बिटवीन, किसके किसके बीच का ब्रिज है ये, तो सबसे पहले चाइल्डहुड, चाइल्डहुड एंड एडल्ट, इन दोनों को बीच से जो जोड़ने वाला है ना वो क्या है, एडोलेसेंस है। इसका नीचे पैराग्राफ वही बातें हैं जो मैं ऑलरेडी बता चुका हूं आपको कि क्यों इस एज में होता है, बहुत सारा प्रेशर होता है, पीयर प्रेशर। तीसरा एक एनसीईआरटी में टर्म लिखा हुआ है कूल, ये मैं बहुत अच्छे से मार्क करके बताता हूँ, कूल का फीलनेस आना। बहुत लोग सिगरेट स्मोकिंग करते हैं, ठीक है, इस तरह से, तो कूल लगता है, ठीक है, मतलब उनका माइंडसेट ऐसा हो जाता है कि ऐसा करने से हम कूल दिखेंगे। ये एनसीईआरटी लिखती है इस पॉइंट को, मतलब कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ऑब्जर्वेशन इस पे हुआ होगा तभी ये पॉइंट लिखा गया है, बिना किसी ऑब्जर्वेशन के एनसीईआरटी किसी चीज को नहीं लिखती है। तो ये कूल बनने के लिए भी बहुत लोग स्मोकिंग करते हैं। तो ये कुल मिलाकर के क्या हुआ, एडोलेसेंस और ड्रग्स के बारे में एनसीईआरटी लिखती है, ठीक है। स्ट्रेस, पीयर प्रेशर, बहुत सारे के स्ट्रेस हैं। पीयर प्रेशर मतलब पेरेंट्स का प्रेशर, फ्रेंड का प्रेशर, मान लो कि आप सिलेक्शन नहीं हुआ तो थोड़ा प्रेशर में आ जाते हैं, तो बहुत बच्चे ड्रग्स एंड अल्कोहल यूज करते हैं। ये कॉमन है, ठीक है, बहुत आप में ही से ही, मतलब हम लोग के बीच में ही से बहुत लोग ड्रग्स एंड अल्कोहल का अब्यूज करते हैं, एडिक्ट करते हैं, ठीक है। और बहुत ड्रास्टिक चेंज उसमें आती है, ठीक है, बहुत सारे सिम्टम्स एंड साइन देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारे सोसाइटी का ही बात है, ठीक है। तो इसमें ऐसा कुछ है नहीं कि हमें नहीं बताना चाहिए, बिल्कुल इन सब चीज़ों को ऑब्जर्व करना चाहिए और इन सब चीज़ों से बचना चाहिए अल्टीमेटली, ठीक है। ओके, अब जो नेक्स्ट है अपना एडिक्शन और डिपेंडेंस। एडिक्शन क्या है, एडिक्शन का डेफिनेशन, तो सबसे पहला स्टेप क्या हुआ, कोई भी ड्रग्स को जब लेते हैं पहले ही उसका यूज, ड्रग्स को लिए अब्यूज किए, ऐसा नहीं है कि ड्रग्स को लिए और एडिक्ट हो गया, ये एक दिन का प्रोसेस नहीं है। तो एडिक्शन
कब होगा? जब ड्रग्स का फ्रीक्वेंट यूज करेंगे, उसके बिना नहीं रहेंगे, तो विड्रॉल सिस्टम सिम्टम्स वगैरह आने लगेंगे। ओके, तो एडिक्शन का जो डेफिनेशन एनसीईआरटी में दिया हुआ है कि एडिक्शन इज ए साइकोलॉजिकल अटैचमेंट। ये क्या है? एक साइकोलॉजिकल अटैचमेंट है टू सर्टेन इफेक्ट। तो एडिक्शन एडिक्शन इज अ साइकोलॉजिकल अटैचमेंट टू सर्टेन इफेक्ट। सर्टेन इफेक्ट्स। तो क्वेश्चन इसमें क्या बन सकता है कि जो एडिक्शन है वो किससे रिलेटेड है? साइकोलॉजिकल अटैचमेंट से रिलेटेड है। अब इसमें जो इफेक्ट है क्या आएगा? यूफोरिया। ठीक है, इफेक्ट यूफोरिया, जैसा कि मैं बता चुका, इसीलिए मैं पहले ही बता दिया दो तीन चीजें, क्योंकि ये आगे आएगी आपको। यूफोरिया हो गया, और क्या है? टेम्पररी फीलिंग ऑफ वेलबिंग। ठीक है, यूफोरिया क्या है? टेम्पररी फीलिंग ऑफ वेलनेस। ठीक है, टेम्पररी आपको अच्छा महसूस होगा, इसीलिए लोग इसे अब्यूज करते हैं। ठीक है, अब जैसे कि बार बार हम लोग उसको यूज कर रहे हैं विथ रिपीटेड यूज, तो जो हमारे बॉडी का टॉलरेंस लेवल है वो क्या हो जाएगा? इंक्रीज हो जाएगा ना। टॉलरेंस लेवल इंक्रीज होगा, तो रेगुलर यूज करते रहेंगे तो हम उस पर क्या हो गए? डिपेंडेंस हो गए। मतलब कि उसके बिना हम लोग नहीं रह सकते हैं। जब उसको कॉन्टिन्यूअस लेते रहेंगे और हमारे बॉडी की रिसेप्टर्स क्या होगी? रेजिस्टेंट हो जाएगी। पहले मान लो हम एक एक्स अमाउंट में ड्रग्स लेते थे, कुछ समय बाद रेगुलर यूज करेंगे तो उसमें एक्स प्लस वाई करेंगे ना, तब हमारी बॉडी इफेक्ट देगी, क्योंकि बॉडी क्या हो चुकी है? रेजिस्टेंट हो चुकी है। और धीरे धीरे यूज करते करते हम लोग क्या हो जाते हैं? डिपेंडेंट हो जाते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या हुआ? तीनों को अगर ड्रग्स अब्यूज हुआ, उसके बाद क्या हुआ? धीरे धीरे एडिक्शन में कन्वर्ट हुआ। एडिक्शन में उसके बाद क्या हुआ? डिपेंडेंस, मतलब इसके बिना आप नहीं रख सकते। अगर इसे ड्रग्स नहीं मिला तो क्या होगा? क्या होगा? बॉडी में सिम्टम्स आएंगे, विड्रॉल सिम्टम्स। ठीक है, ओके, ये बात, तो तीनों का ऑर्डर आप ध्यान रखेंगे। तो डिपेंडेंस क्या हो गया? डिपेंडेंस, एक चीज ध्यान रखना, डिपेंडेंस जो विड्रॉल सिम्टम्स में बोल रहा हूँ कि नहीं दोगे तो उसके कुछ लक्षण आएंगे, गुस्सा करेगा, लड़ाई करेगा, पीट सकता है आपको सामने से, ये सब किस में आएंगे? ये सब डिपेंडेंस के केस में आएंगे। तो डिपेंडेंस क्या है? टेंडेंसी ऑफ द बॉडी, टेंडेंसी ऑफ द बॉडी टू, क्या है? टेंडेंसी ऑफ द बॉडी टू मैनिफेस्ट अ कैरेक्टरिस्टिक्स अनप्लीजेंट विड्रॉल सिस्टम सिम्टम्स। ठीक है, टू मैनिफेस्ट अ कैरेक्टरिस्टिक्स changes characteristics and unpleasant 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 withdrawal symptom, withdrawal symptoms। ठीक है, या सिम्टोम। ठीक है, सिंड्रोम या सिम्टम्स बोल सकते हैं आप। क्लियर हुआ है? अगर रेगुलर डोज हम लोग उसको नहीं दिए, ठीक है, इफ रेगुलर डोज हम लोग उसे नहीं दिए, इफ रेगुलर डोज ऑफ ड्रग्स इज नॉट गिवन, मैं पहले बता चुका हूं कि अगर जितना उसे चाहिए उतना अगर नहीं दोगे तो कुछ विड्रॉल सिम्टम दिखाएंगे। वो पीट सकता है आपको, एंग्री करेगा, चिल्ला सकता है, आपका इरिटेशन होती है। ठीक है, तो ये सब चीजें आपको इसमें ध्यान रखनी होगी। क्लियर हुआ? अब इसके बाद इफेक्ट, ये भी टॉपिक अपना हो चुका है। इफेक्ट ऑफ ड्रग्स, ड्रग्स या एल्कोहल, एल्कोहल एब्यूज क्या क्या है? तो देखो, अगर हम लोग कम अमाउंट में लिए, कम अमाउंट मतलब अगर जो लोग इनिशियल लेते हैं उन्हें कम लॉस होगा। अगर इसका हैवी डोजेज रेगुलर लेने लगे तो क्या होगा? धीरे धीरे बॉडी के रिसेप्टर
रेजिस्टेंट हो जाएंगे और यहाँ तक कि डेथ भी हो सकती है। अगर आपने बहुत ज़्यादा हाई डोज में हाई अमाउंट में ले लिया तो उसमें डेथ भी हो सकती है, ठीक है। तो इफेक्ट हमेशा ड्रग्स का, अगर हम लोग इसे इस तरह से यूज करेंगे तो नेगेटिव यूज ही होगा। बाकी एनसीईआरटी की जो भी थ्योरी आप एक बार रीड कर लेना, जितने भी इसके पॉइंट्स है ऑलरेडी मैं डिस्कस कर चुका हूँ, ठीक है। ओके, इसमें स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन ही आ सकते हैं कि ड्रग्स के अब्यूज से ये पता है क्या क्या होता है। एनसीईआरटी में भी दिया हुआ है, बिल्कुल शॉर्ट एंड स्वीट दिया हुआ है, ठीक है, बिल्कुल ज़्यादा बहुत ज़्यादा नहीं दिया हुआ है इसमें। ओके, अब इसके बाद प्रिवेंशन। अब देखो प्रिवेंशन में हम लोग इसमें समझेंगे प्रिवेंशन एंड कंट्रोल। प्रिवेंशन एंड कंट्रोल 3-4 पॉइंट है एनसीईआरटी का, लास्ट टॉपिक है अपना। कुछ पॉइंट छूट गया होगा तो मैं उसे लास्ट में डिस्कस कर दूंगा। प्रिवेंशन एंड कंट्रोल, कि भाई इसे हम कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं। अल्टीमेटली अपना गोल क्या है इस पूरा चैप्टर पढ़ने को, ड्रग्स और अल्कोहल को एब्यूज को पढ़ने को, हम इसे प्रिवेंशन करना चाहिए। तो इसमें हम लोग अवेयरनेस करेंगे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और डिफरेंट गवर्नमेंट दुनिया के क्या करती है, नशा मुक्ति केंद्र बनाती है, ताकि क्या होगा वहां पे जाने के बाद लोग अल्कोहल या ड्रग्स को क्या करें, छोड़ दें, नहीं यूज करें। बट अनफॉर्चुनेटली ऐसा हो नहीं रहा है, धीरे धीरे ये केसेस बढ़ते ही जा रहे हैं अपने कंट्री में। तो इसमें बहुत सारे पॉइंट्स हैं एनसीईआरटी के। तो सबसे पहला पॉइंट क्या है इसमें, अवॉइड अनड्यू प्रेशर। अवॉइड प्रेशर इसको हम लोग लिख सकते हैं, अवॉइड प्रेशर। प्रेशर में अनड्यू प्रेशर यहाँ पे मतलब बिना बेवजह, मतलब बेवजह आपको प्रेशर नहीं लेनी चाहिए किसी भी चीज के लिए, ठीक है। नर्चरिंग उसका अच्छा होना चाहिए, बच्चे का नर्चरिंग अच्छा होना चाहिए, पेरेंटिंग अच्छा होना चाहिए। दूसरा क्या है, एजुकेशन एंड काउंसलिंग। अगर कोई बच्चा में चेंज आ रहा है तो ये उसके पेरेंट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो बच्चे में चेंज देखें कि क्यों ऐसा कर रहा है, उसकी काउंसलिंग करें अच्छे से, ठीक है। टीचर्स इसको देख सकते हैं डेली, जैसे कि हम लोग स्कूल जाते हैं, मान लो कोई स्टूडेंट ड्रग्स एंड अल्कोहल यूज अचानक से लेने लगा तो उसमें कुछ मैनिफेस्टेशन चेंजेस आएंगे, तो इसको ऑब्जर्व करना किसका काम है, पेरेंट्स का काम है, उसके फ्रेंड्स का काम है अगर अच्छे हो तो, ठीक है। साथ ही साथ पेरेंट्स तो हैं ही, तो उनका कुल मिलाकर के इन्वायरमेंट में जो लोग हैं आसपास उन्हें देखना चाहिए, और उसका एजुकेशन और काउंसलिंग से हम उसे प्रिवेंट कर सकते हैं। तीसरा क्या है, पेरेंट्स एंड पीयर्स। ऑलरेडी मैं बोल चुका हूँ ये, हेल्प फ्रॉम पेरेंट्स, पेरेंट्स एंड पीयर्स, जो फ्रेंड सर्किल है उससे आप हेल्प ले सकते हो। उसके बाद क्या है, डेंजर साइन, लुकिंग फॉर, लुकिंग फॉर डेंजर साइन। ये डेंजर साइन, ये काम गवर्नमेंट अच्छे से कर रही है। जितना भी मूवीज होता है, मान लो कोई मूवीज में स्मोकिंग का सीन है तो उसके नीचे लिखा हुआ आ जाता है स्मोकिंग आर इंजूरियस टू हेल्थ। धूम्रपान स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, बट स्टिल पढ़ने के बाद भी लोग कॉमन यूज करते हैं, ठीक है। तो ये उनकी मूर्खता है। तो डेंजर साइन उसे बताना है कि भाई ये लेने से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स हो सकती है, ठीक है। मेडिसिन, मेडिकल हेल्प ले सकते हैं, मेडिकल, अगर मान लो कुछ ड्रग्स लिया तो उसका मेडिकल हेल्प भी ले सकते हो, ठीक है। तो ये सब है कि हम इस तरह से प्रिवेंट कर सकते हैं सोसाइटी में मोस्टली यंगस्टर्स को। मोस्टली ये किस में होती है, मोस्टली इन हमारे कंट्री के जो भविष्य हैं, इंक्लूडिंग मी, यंगस्टर्स, जो हम सब यंगस्टर्स हैं, उनमें ये सब केसेस ज़्यादा देखी जाती है। तो हम लोग ये चीज़ें ध्यान देनी चाहिए, ठीक है, कि ड्रग्स का और अल्कोहल का यूज़ करना सही नहीं है किसी भी एंगल से। हाँ, अगर मेडिकल पर्पज से ये यूज़ हो रहा है देन गुड एंड वेल, ठीक है, तब ये अच्छा है, वेल एंड गुड। बट इसका नॉर्मल डेली लाइफ में हमें यूज़ नहीं करना चाहिए, ओके। अब इसके बाद इस तरह से अपना चैप्टर लगभग फिनिश होता है। अब आपका काम है समरी को खुद से एक बार पढ़ना, ठीक है। समरी चैप्टर में वही दिया होता है जो हमने अभी तक पढ़ा है, सारी चीज़ें। समरी में कुछ नया नहीं होता है, ओके। अब इसमें कुछ डिजीज का कुछ पॉइंट अगर है तो 2-3 पॉइंट मैं बता देता हूँ। जैसा कि हमने एड्स और हेपाटाइटिस पढ़ा था, तो एड्स और हेपाटाइटिस दोनों क्रोनिक इन्फेक्शन है, ठीक है, और दोनों फेटल हैं, दोनों सेक्सुअल रूट से होते हैं, ठीक है। तो एड्स एंड
हेपेटाइटिस बी, एड्स एंड हेपेटाइटिस बी के बारे में यहाँ पे बताया गया, इसको ध्यान रखेंगे। क्या है? फेटल है। फेटल मतलब जानलेवा है और ये क्रोनिक है। एग्जामिनर आपसे क्या करेगा, ये क्रोनिक के जगह एग्जाम में एक्यूट दे देगा आपसे, और आप फास्टली अगर क्वेश्चन करोगे तो सब सही रहेगा, बट ये एक्यूट आप ध्यान रखना, एक्यूट नहीं होगा। ये कैसा डिजीज है? क्रोनिक डिजीज है। एनसीईआरटी में इसे मेंशन किए। इसके अलावा एक और डिजीज का नाम है सिरहोसिस, ठीक है। दूसरा डिजीज का नाम है लीवर सिरहोसिस, जिसको हम लोग बोलते हैं। एक्चुअली ये बहुत ज़्यादा अल्कोहल कंजप्शन से होता है, ठीक है। द क्रोनिक यूज ऑफ ड्रग्स एंड अल्कोहल डैमेज इन नर्वस सिस्टम एंड लीवर, ठीक है। क्रोनिक यूज ऑफ अल्कोहल से क्या हो जाता है? सिरहोसिस, या फिर इसी को लीवर सिरहोसिस कह देते हैं, ठीक है। बहुत सारे साइड इफेक्ट के बारे में बताया गया है कि इनका साइड इफेक्ट क्या है। तो बॉडी में जनरली ये इसके साइड इफेक्ट ही है, जैसे कि मेल और फीमेल में हार्मोन लेवल का वेरिएशन आ जाना, टेस्टिकल का साइज क्या होना? स्मॉल हो जाना, हेयर लॉस हो जाना। ये सब ड्रग्स एंड अल्कोहल के क्या है? साइड इफेक्ट्स हैं, ठीक है। तो इतना पॉइंट आप ध्यान रखेंगे। बाकी एनसीईआरटी को एक बार अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। समरी एक बार अच्छे से देख लेना। तो इस चैप्टर यहाँ पे हमारा इस तरह से रीड दी समरी, ये आपका काम है। रीड दी समरी, ये आपका HW है, जिसको हम लोग होमवर्क बोलते हैं। इस तरह से ये चैप्टर ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज क्या हुआ? दी एंड। ड्रग्स पे जाकर एंडिंग हुई है इसकी, दी एंड हुआ है, ओके। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड सबसे फेवरेट स्लाइड स्टूडेंट के लिए, क्योंकि मैं भी एक स्टूडेंट ही हूँ, ओके। थैंक यू। इस तरह से अपना चैप्टर फिनिश होता है। आई होप आप अगर इस चैप्टर को साथ साथ किए होंगे तो आपने एंजॉय किया होगा, क्योंकि ये डेली लाइफ से रिलेटेड चैप्टर है, बहुत ही बेसिक चैप्टर है। क्वेश्चंस इसमें 3-4 आ जाते हैं, कोई भी एग्जाम में आप उठाकर देख लो। तो रेगुलर अगर एनसीईआरटी से जितना पढ़ा उतना आप पढ़ लोगे, उससे बाहर कुछ भी क्वेश्चन नहीं आएगा, ये मेरा श्योरिटी है।